नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। आज मैं लेकर आपके सामने वंशानुक्रम। आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। जैसा आप जानते हैं, बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया का हम पूरा कोर्स आपको कवर करा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियोस आप देख सकते हैं। फिलहाल आज का जो टॉपिक है वो वंशानुक्रम, उसको शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं कि वंशानुक्रम होता क्या है। जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। क्या आप इस चीज को राइट मानते हैं? मैं कुछ हद तक बताता हूं कि मुझे राइट लगता है, कुछ हद तक ये मुझे राइट नहीं लगता। वो क्यों नहीं लगता वो आपको डिटेल में आगे समझाऊंगा। तो जैसे माता पिता होते हैं वैसे उनकी संतान होती है। उसे अपने माता पिता के शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। देखो, शारीरिक गुण और मानसिक गुण मतलब अगर हष्टपुष्ट शरीर है माता पिता का तो बच्चे का भी हष्टपुष्ट माना जाता है। अगर बच्चा माता पिता मानसिक रूप से बहुत होशियार है तो बच्चे के मानसिक गुण भी बहुत अच्छे होते हैं। बालक को न केवल अपने माता पिता से वरन उनसे पहले के पूर्वजों से भी अनेक शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। इसी को हम वंशानुक्रम, वंश परंपरा, पैतृकता, अनुवांशिकता आदि कहते हैं। तो कुल मिलाकर वंशानुक्रम हमारा होता क्या है? हमारे पूर्वजों से, हमारे माता पिता से हमें जो गुण मिलते हैं वो शारीरिक गुण भी हो सकते हैं, वो मानसिक गुण भी हो सकते हैं। उसी को हम वंशानुक्रम बोलते हैं। आगे बात करते हैं वंशानुक्रम के बारे में। जो हमारे रुथ बेनेडिक्ट ने, जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे, बाल मनोवैज्ञानिक, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। जो जो गुण आपको माता पिता से वंशानुक्रम संतान को मिल रहे हैं माता पिता से, उसी को हम क्या बोलते हैं? वंशानुक्रम बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू रुथ बेनेडिक्ट। आगे अगर हम बात करें वुडवर्थ के शब्दों में, वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती है जो जीवन का आरंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान के समय, जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थी। ध्यान से समझिएगा, बहुत गहरी बात बोली है, ठीक है। वंशानुक्रम में कौन कौन सी बातें आती है? जो जीवन के आरंभ के करते समय, जन्म के समय नहीं मतलब जन्म से भी पहले, गर्भाधान जब होता है और जब जन्म से लगभग 9 माह पहले व्यक्ति में उपस्थित थी, मतलब जब पिता से संतान माता के गर्भ में जाती है उस दौरान भी वो वंशानुगत जो हमारे गुण हैं वे भी चले जाते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो जन्म के समय ही आई है, लेकिन जब गर्भाधान हुआ जन्म से भी 9 माह पहले जो वे गुण थे वे आ चुके होते हैं। तो इसे जन्म के समय नहीं कह सकते, ठीक है ना। ये उससे भी पहले, जब 9 महीने से पहले ही बच्चे में आ जाती है, अकॉर्डिंग टू वुड्सवर्थ। आगे बात करते हैं जेम्स ड्रेवर के शब्दों में। जेम्स ड्रेवर ने कहा है, माता पिता की विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। सेम बात बोली है जैसे रुथ बेनेडिक्ट ने बोली थी, वैसे जेम्स ड्रेवर ने बता दी थोड़ा सा घुमा के, कि जो माता पिता की विशेषताएं है अगर बच्चों में हस्तांतरित हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, उसी को हम वंशानुक्रम बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है J.A. थॉमसन द्वारा दी गई है। इनके शब्दों में, वंशानुक्रम क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति संबंधी संबंध के लिए सुविधाजनक शब्द है। कहने का मतलब है कि जो वंशानुक्रम है वो पीढ़ियों दर पीढ़ी चलने वाली जो गुण होते हैं उन्हीं को कहा जाता है, इन्हीं को सुविधा के लिए वंशानुक्रम बोला जाता है। आगे बात करते हैं वंशानुक्रम के सिद्धांत और नियम के बारे में। अब वंशानुक्रम के कुछ सिद्धांत है। जो सबसे पहला सिद्धांत है वो है बीज कोश की निरंतरता का नियम। बीज कोश की निरंतरता का नियम, इसको बड़े ध्यान से समझते हैं, इसमें क्या क्या हमें नई चीज सीखने को मिलती है। इस नियम के अनुसार बालक को जन्म देने वाला बीज कोश कभी नष्ट नहीं होता। इस नियम के प्रतिपादक बीजमैन का कथन है, बीज कोश का कार्य केवल उत्पादक कोशों का निर्माण करना है। जो बीज कोश बालक को अपने माता पिता से मिलता है उसे वह अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है। इस प्रकार बीज कोश पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। सिंपल सी बात है। जो बीज मैन थे, जो एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने सिंपल से शब्दों में कहा, एक बीज कोश टर्म लेके आए। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी चीज है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है,
पहले वो एक आदमी में थी, फिर उसके बेटे में गई, उसके बेटे से उसके बेटे या बेटी में गई, फिर उसके बेटे से उसके बेटे में गई। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती है, ये कभी खत्म नहीं होती है। ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होती, बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती है। परंतु इसकी आलोचना करते हुए बीएन झा ने लिखा, तो किसकी आलोचना की? बीजमैन की आलोचना की। किसने की? बीएन झा ने की। सॉरी। इस सिद्धांत के अनुसार माता पिता बालक के जन्मदाता न होकर केवल बीजकोष के संरक्षक है, जिसे वह अपनी संतान को देते हैं। बीजकोष एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को इस प्रकार हस्तांतरित किया जाता है मानो एक बैंक से निकलकर दूसरे में रख दिया जाता हो। यह मत वंशक्रम की संपूर्ण प्रक्रिया की व्याख्या न कर पाने के कारण अमान्य है। तो सीधी सी बात है, बीजमैन ने तो कहा था कि जो बीज कोश है वो पिता से बेटे में, फिर उसके बेटे से उसके बेटे में ऐसे हस्तांतरित होता है। लेकिन बीएन झा ने इस चीज से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई बीज कोश ऐसी चीज थोड़ा ही है जैसे बैंक में होता है कि एक के खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दे, दूसरे खाते से तीसरे खाते में ट्रांसफर कर दे, ऐसे यूपीआई में ट्रांसफर होता है। ठीक है ना, तो बीज को ऐसी कोई चीज नहीं है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। तो उन्होंने इस जो व्याख्या है इसको बिल्कुल इसको गलत ठहरा दिया एक तरीके से। ठीक है, बात करते हैं इसके दूसरे सिद्धांत की और दूसरे नियम की, जो है आपका समानता का नियम। तो समानता का नियम हमारा क्या कहता है? इस नियम के अनुसार जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। तो समानता का नियम, जिस समान माता पिता उसी समान उनकी संतान होती है। इस नियम को स्पष्ट करते हुए सोरेनसन ने लिखा है, बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान, साधारण माता पिता के बच्चे साधारण, और मंदबुद्धि माता पिता के बच्चे मंदबुद्धि होते हैं। अच्छा, क्या आप इस बात से मतलब सेटिस्फाई है कि जो मंदबुद्धि माता पिता होंगे बच्चे भी मंदबुद्धि होंगे? इसी प्रकार शारीरिक संरचना की दृष्टि से माता पिता के समान होते हैं, यह नियम भी अपूर्ण है। देखिए, इन्होंने इस चीज को गलत ठहरा दिया। मैंने देखा है किसान का बच्चा भी आईएएस आईपीएस बन रहा है, मजदूर का बच्चा भी जज बन रहा है, तो वहां तो यह बात बिल्कुल गलत ठहराई गई है। तो यह नियम भी अपूर्ण है, क्योंकि प्राय देखा जाता है कि काले माता पिता की संतान गोरी या मनबुद्धि माता पिता की संतान बुद्धिमान होती है। तो समानता का नियम भी गलत ठहराया गया है। तो इससे पहले कौन सा नियम पढ़ा हमने? इससे पहले हमने पढ़ा बीजकोष की निरंतरता का नियम। ठीक है, बीजकोष का ट्रांसफर होने की बात हुई। इसके बाद हमने पढ़ा आपका समानता का नियम कि दोनों जो माता पिता होते हैं उसके समान गुण आपकी संतान में आता है। ये भी मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूं इस चीज से यार। अब बात करते हैं विभिन्नता के नियम से। विभिन्नता का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर कुछ भिन्न होते हैं, बिल्कुल समान ना होकर। इसी प्रकार एक ही माता पिता के बालक एक दूसरे के समान होते हुए भी बुद्धि, रंग और स्वभाव में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। भिन्नता का नियम प्रतिपादित करने वालों में डार्विन तथा लैमार्क ने अनेक प्रयोगों और विचारों द्वारा यह मत प्रकट किया कि उपयोग न करने वाले अवयव तथा विशेषताओं का लोप आगामी पीढ़ियों में हो जाता है। नवोत्पत्ति या प्राकृतिक चयन द्वारा वंशक्रमीय विशेषताओं का उन्नयन होता है। कहने का मतलब है कि मान के चलो आप अपनी पीढ़ी में एक आदत का इस्तेमाल कर रहे हो, तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो आदत चली जाती है। लेकिन किसी स्टेज पर आके वो आदत आपने खत्म कर दी, तो आने वाली पीढ़ियों में भी वो आदत खत्म हो जाती है। तो ये, और जो अगर एक ही माता पिता के दो बच्चे हैं तो उनमें भिन्न भिन्न गुण होंगे, बुद्धि में अलग हो सकते हैं, रंग में अलग हो सकते हैं। तो विभिन्नता का नियम, मैं सिर्फ इससे बिल्कुल सेटिस्फाई हूं। तो ये सही नियम है, बिल्कुल विभिन्नता का नियम। अगले नियम की ओर चले तो वो है प्रत्यागमन का नियम। अब प्रत्यागमन का नियम क्या बोलते हैं? ये वर्ड को ध्यान से समझिएगा, इस वर्ड को ध्यान से समझिएगा। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? विपरीत, एक तरीके से। चलो समझते, इसी को डिटेल में समझते थोड़ा सा। इस नियम के अनुसार बालक में अपने माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं। ठीक है ना, ऐसा माना गया है कि जो माता पिता के अंदर गुण है बिल्कुल उसके अपोजिट गुण आपको जो है बच्चे में, संतान में देखने को मिलते हैं। तो उसी की बात करते हैं एक बार। जब बालक माता पिता से विपरीत विशेषताओं और वाले विकसित होते हैं, यहां पर प्रत्यागमन का सिद्धांत लागू होता है। यानी कि बाप और माता में अलग गुण है लेकिन बेटे में बिल्कुल अलग गुण आ गए। जैसे मंदबुद्धि माता पिता है, उनके बच्चा बहुत ज्यादा प्रखर बुद्धि वाला होता है, तो यहां पे प्रत्यागमन का नियम आ चुका है। तो ये तो पहले जो नियम थे उनको बिल्कुल उनका विरोध कर रहा है। ठीक है, जो समानता का नियम था।
इस नियम के संदर्भ में विद्वानों ने निम्न धारणाएं प्रस्तुत की है। यदि वंश सूत्रों का मिश्रण सही रूप से नहीं हो पाता तो विपरीत विशेषताओं वाले बालक विकसित होते हैं। जागृत और सुषुप्त दो प्रकार के गुणवश को निश्चित करते हैं। कौन कौन से? एक तो जागृत हो गया और एक सुषुप्त हो गया। विपरीत विशेषताएं सुषुप्त गुणों का परिणाम है, ठीक है ना। तो माता पिता से गुण जो मिलते हैं, वंशानुगत जो गुण मिलते हैं, ऐसा माना गया एक तो जागृत प्रकार के मिलते हैं, एक सुषुप्त मिलते हैं। जागृत में चले गए तो जागृत गुण वाले बच्चे सेम प्रकृति को, जैसे माता पिता के अंदर गुण होते हैं वैसे बेटे के अंदर गुण होते हैं। लेकिन अगर सुषुप्त वाले गुण अगर चले गए बच्चे के अंदर तो उसके अंदर विपरीत हो जाता है। अगर माता पिता के जो गुण है उससे विपरीत गुण आपको संतान में देखने को मिलते हैं। यही आपका प्रत्यागमन का सिद्धांत है। चलते हैं अगले नियम की तरफ, जो है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। जी हां दोस्तों, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। ये क्या नियम है ये बताते हैं थोड़ा सा आपको। इस नियम के अनुसार माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए जाने वाले गुण उनकी संतान को प्राप्त नहीं होते हैं। ध्यान से समझिएगा, जीवन काल में उन्होंने जितने भी अर्जित किए गुण वो उनकी संतान को प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक है। इस नियम को अस्वीकार करते हुए विकासवादी लेमार्क ने लिखा। लेमार्क ने इस चीज को लेमार्क ने इस चीज का विरोध किया। उन्होंने कहा व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में जो अर्जित किया जाता है वह उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले व्यक्तियों को संक्रमित करता है। तो जो अर्जित गुण होते हैं वो संतान को प्राप्त हो जाते हैं। लेमार्क ने जिराफ की गर्दन का लंबा होना परिस्थितिवश बताया, लेकिन अब वह वंशानुक्रमणीय हो चुका है। तो समझिए बात को। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, जो गुण माता पिता ने अर्जित किए हैं वो उनकी संतान को प्राप्त नहीं होते, ऐसा पहले माना जाता है इस नियम के अनुसार। लेकिन लेमार्क ने इसका विरोध कर दिया। उन्होंने कहा जो आपके अंदर गुण है वो आपकी संतान में भी अवश्य मिलेंगे। जैसे लेमार्क ने बताया कि जिराफ की गर्दन लंबी होती है तो उसकी बच्चों की भी जो गर्दन है वो लंबी ही होगी, क्योंकि ये वंशानुक्रम चल रहा है, ठीक है ना। अगले नियम की हम बात करें, काफी बड़ा नियम है, काफी इंपॉर्टेंट नियम है, इसको ध्यान से समझिएगा। अच्छा नियम है, यह है मेंडल का नियम। काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी इस पर, तो इसको बड़े ध्यान से समझना। इस नियम के अनुसार वर्णसंकर प्राणी या वस्तुएं अपने मौलिक या सामान्य रूप की ओर अग्रसर होती है। ध्यान दीजिएगा, जो वर्णसंकर होती है, जो वंशानुक्रम के अकॉर्डिंग चल रही है, वे अपने मौलिक और सामान्य रूप की ओर अग्रसर होती है। इस नियम को चेकोस्लोवाकिया के मेंडल नामक पादरी ने, जो पृष्ठ होते हैं ना पादरी, ने प्रतिपादित किया था। कहां के थे? चेकोस्लोवाकिया। उसने अपने बगीचे में बड़ी और छोटी मटरें बराबर संख्या में मिलाकर बोई। उगने वाली मटरों में सब वर्णसंकर जाति की थी। अभी वर्णसंकर क्या होता है? एक तरह की जाति होती है मटरों की, वर्णसंकर जाति की थी। मेंडल ने इस वर्णसंकर मटरों को फिर बोया और इस प्रकार उसने उगने वाली मटरों की कई बार बोया, यानी जो मटर उगती रही उन्हें दोबारा बोता चला गया। अंत में उसे ऐसी मटरें मिली जो वर्णसंकर होने के बजाय शुद्ध थी, जैसा कि निम्नलिखित रेखा चित्र में दिखाया गया है। तो चित्र तो मैं अभी दिखाऊंगा आपको, पहले मैं बात कर लेता हूं कहना क्या चाह रहा है। देखिएगा, अगर ए टाइप की कोई चीज है और बी टाइप की कोई चीज है, आपने इनको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद आप इनको बोया, तो बोने के बाद आप देखेंगे कि हो सकता है वे बड़ी ही मटरें निकले, कुछ छोटी निकले, लेकिन बार बार बोते रहोगे तो वे बिल्कुल शुद्ध निकलेगी। या तो सारी बड़ी की बड़ी ही निकलेगी या सारी की सारी छोटी की छोटी ही निकलेगी, ठीक है, मटर हमारी। समझ रहे हो बात को? या तो सारों की प्रॉपर्टी ए ही होगी या सारों की प्रॉपर्टी बी ही होगी कुछ समय बाद, मतलब ये शुद्ध हो जाएगी बिल्कुल। वर्णसंकर होते हैं जो मिक्सअप रूप होता है, ये कहलाएगी वर्णसंकर, ठीक है ना। तो बाद में ये बार बार बोते चले गए तो वर्णसंकर रहकर वो शुद्ध हो चुकी थी, यानी कि वे एक ही प्रकार की मटर बन चुकी थी। थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं, रेखा चित्र आप देखिएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले शुद्ध बड़ी मटर बोई गई, शुद्ध छोटी मटर बोई गई, दोनों को मिक्स कर लिया गया। मिक्स करने के बाद ये बन चुकी है वर्णसंकर मटर, मतलब में दो प्रकार की मटर मिक्स हो रखी है। अब इसके बाद शुद्ध बड़ी मटर जो हमें बाद में मिली इनसे, वो 25% मिली। बड़ी वर्णसंकर मटर मिली, वो मिली 50%। और जो शुद्ध छोटी मटर आपको मिली वो मिली आपको 25%। अब आप देख सकते हैं, आपने वर्णसंकर मटर बोई थी तो सारी की सारी आपकी वर्णसंकर मटर मिलनी चाहिए थी, लेकिन जो वर्णसंकर मटर मिली के लिए 50% मिली, बाकी ये जो 25 और 25 ये शुद्ध मटर मिली,
इसमें बड़ी मटर 25% थी और छोटी मटर भी यहां पर 25% थी, तो ये नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी ये हो गई। यही इसके अनुसार मेंडल ने क्या बताया, इसी प्रकार उसने मेंडल ने मटर की तरह ही चूहों पर भी प्रयोग किया। ठीक है ना, मेंडल ने पहले किस पे प्रयोग किया, मटर पर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। उसके बाद उसने चूहों पर प्रयोग किया। अब चूहों पर का प्रयोग किया वो देखते हैं। देखा आपने, मतलब मेंडल जी ने सफेद और काले चूहों को एक साथ रखा। इनके समागम से पहले काले चूहे उत्पन्न हुए, फिर वर्णसंकर चूहों को एक साथ रखा गया, इनमें सफेद और काले दोनों ही प्रकार के चूहे उत्पन्न हुए। मेंडल के प्रयोगों ने निष्कर्ष प्राप्त किया। मेंडल का नियम प्रत्यागमन को स्पष्ट करता है। प्रत्यागमन क्या होता है, यहां पर प्रत्यागमन मैंने अभी बताया था आपको, बताइए क्या होता है प्रत्यागमन। ठीक है, वीडियो को पीछे ले जाइए और देखिएगा प्रत्यागमन क्या होता है, देखते कितना आपको याद है। तो मेंडल मान चुके थे कि प्रत्यागमन नाम की भी चीज होती है, कि आपके, तो थोड़ा बता देता हूं प्रत्यागमन क्या होता है। माता और पिता, ठीक है, माता और पिता के जो गुण होते हैं और जो चाइल्ड में गुण आते हैं वो इन दोनों के विपरीत होते हैं। कभी कभी क्या हो जाते हैं, ये विपरीत हो जाते हैं। यही आपका क्या है, प्रत्यागमन का सिद्धांत होता है। ठीक है, बालक में माता पिता की ओर से एक एक गुणसूत्र आता है। गुणसूत्र की अभिव्यक्ति संयोग पर निर्भर करती है। तो ये था आपका मेंडल का नियम। अब बात करते हैं कुछ और बातों की। एक सेकंड, थोड़ा सा देख ले। ठीक है, अब मेंडल के नियम के बाद हम बात करेंगे जो बाल विकास पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव है। ठीक है ना, जो वंशानुक्रम है वो हमारे बाल विकास, जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसको कैसे प्रभावित करता है, कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चे के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर वंशानुक्रम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। देखो, चाइल्ड डेवलपमेंट पे तो हर चीज का प्रभाव पड़ता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, उसके आर्थिक व्यवस्था का प्रभाव पड़ता है, शारीरिक स्थिति कैसे उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन वंशानुक्रम का बहुत अच्छा प्रभाव, बड़ा प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है देखिएगा। सबसे पहले तंत्रिका तंत्र की बनावट। तंत्रिका तंत्र में प्राणी की वृद्धि, सीखना, आदतें, विचार, आकांक्षाएं आदि केंद्रित रहते हैं। तंत्रिका तंत्र बालक में वंशानुक्रम से ही प्राप्त होता है। इससे ही ज्ञानेंद्रिया, पेशियां तथा ग्रंथियां आदि प्रभावित होती है। बालक का भविष्य तंत्रिका तंत्र की बनावट पर निर्भर करता है। तंत्रिका तंत्र जो होता है वो वंशानुक्रम से ही मिलता है और तंत्रिका तंत्र ही डिसाइड करता है कि बच्चे में कैसी वृद्धि होगी, कैसा सीखेगा, कैसी आदतें होगी, कैसा विचार होगी, कैसी आकांक्षाएं होगी। तो किस पर निर्भर करता है, तंत्रिका तंत्र पर। बात करें बुद्धि के प्रभाव पर, मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों से स्पष्ट कर दिया कि वंशानुक्रम के द्वारा ही छात्र में बुद्धि आती है। अतः बुद्धि को जन्मजात माना जाता है। जो स्पीयरमैन थे ने बुद्धि में विशिष्ट और सामान्य तत्वों को वंशानुक्रम की देन माना है। देखो, बुद्धि में एक तो विशिष्ट बुद्धि होती है, एक सामान्य बुद्धि होती है। इनमें जितने तत्व होते हैं वो सब स्पीयरमैन ने वंशानुक्रम की ही देन माना है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बालक की बुद्धि वंशानुक्रम से ही निश्चित होती है। आगे चले तो मूल प्रवृत्तियों पर प्रभाव। मूल प्रवृत्ति बालक के व्यवहार को शक्ति प्रदान करती है। इसको हम देख नहीं सकते बल्कि व्यक्ति के व्यवहार को देखकर पता लगाते हैं कि कौन सी मूल प्रवृत्ति जागृत होकर व्यवहार का संचालन कर रही है। जो मूल प्रवृत्तियां होती है वो भी हमारी वंशानुक्रम मिलती है। इसके बाद बात करते हैं स्वभाव की। तो कुछ बच्चे स्वभाव में क्रोधी होते हैं, कुछ निर्दयी होते हैं, इस टाइप से, कुछ बहुत स्वीट बोलते हैं, कुछ कड़वा बोलते हैं। ठीक है ना, इसके जो अब इंपॉर्टेंट फैक्ट आने वाला है बहुत ही ज्यादा। स्वभाव के आधार पर जो शेल्डन महोदय ने मानव स्वभाव को 3 भागों में विभाजित किया है। 3 भागों में विभाजित किया है मानव स्वभाव को। यह ध्यान दीजिएगा, मानव स्वभाव को शेल्डन जी ने 3 भागों में विभाजित किया है। ऐसे जो मैं सर्किल करता हूं उनको नोट डाउन जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले आपके विसेरोटोनिया। ये इस प्रकार के जो मानव स्वभाव वाले लोग होते हैं वे समाज प्रिय होते हैं, आराम पसंद होते हैं, हंसमुख होते हैं और स्वादिष्ट भोजन में रुचि रखने वाले होते हैं। दूसरे प्रकार के जो हमारे मानव स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं वो होते हैं सोमैटोटोनिया। ये महत्वाकांक्षी होते हैं, क्रोधी होते हैं, निर्दयी होते हैं, सम्मान प्रिय होते हैं और दृढ़ प्रतिज्ञा वाले होते हैं। बात करें तीसरे टाइप के लोगों की, ये होते हैं सेरेब्रोटोनिया। ये चिंतनशील होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, नियंत्रण पसंद होते हैं और विचारशील होते हैं।
तो इस प्रकार जो मानव स्वभाव के आधार पर शेल्डन महोदय ने इनको 3 भागों में विभाजित किया है। पहले है विसेरोटोनिया, दूसरे है सोमोटोटोनिया और इसके बाद है सेरेब्रोटोनिया। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, बार बार देखेंगे तो समझ आ जाएगा। बस इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बात में टोनिया तीनों में मिलेगा, टोनिया टोनिया टोनिया। बस शुरू के वर्ड याद रखने हैं, विसेरो, सोमेटो, सेरेब्रो। इस प्रकार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि मानव स्वभाव के आधार पर कितने प्रकार के आपके लोग होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर दी गई है। आगे बात करते हैं जो वंशानुक्रम को प्रभावित करने का कारक है वो है शारीरिक गठन। बालक का शारीरिक गठन और शरीर की बनावट उसके वंशजों पर निर्भर करती है। कॉर्क जो पियर्सन थे उन्होंने बताया कि माता पिता की लंबाई, रंग एवं स्वास्थ्य आदि का प्रभाव बालकों पर पड़ता है। और क्रेशमर महोदय ने एक अध्ययन पर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, तो क्रेशमर जी थे, उन्होंने अपने एक अध्ययन किया और शारीरिक गठन के आधार पर मानव जाति को 3 भागों में बांटा। देखो, पहला जो वर्गीकरण किया था वो मानव के स्वभाव के आधार पर किया था। ठीक है, ये जो वर्गीकरण किया है ये शारीरिक बनावट, जो शारीरिक गठन है उसके आधार पर किया है। पहले होता है पिकनिक, वेरी इंपॉर्टेंट। पिकनिक वाले जो टाइप वाले जो शारीरिक गठन वाले लोग होते हैं वे मोटे होते हैं, कद में थोड़े से छोटे होते हैं, गोल मटोल होते हैं और चर्बी युक्त होते हैं, थोड़े से मोटे हो गए। ठीक है, उनका सीना चौड़ा लेकिन दबा हुआ और पेट निकला हुआ होते हैं। ठीक है ना, बड़ा क्यूट इनको बोलते हैं, वे पिकनिक टाइप होते हैं। ठीक है, बात करें एथलेटिक, एथलेटिक जैसे नाम से लग रहा है जो एथलेटिक लोग हो, जो थोड़ा खेल वेल में, इस प्रकार के व्यक्ति शारीरिक क्षमताओं के आधार से युक्त होते हैं, जैसे सिपाही या खिलाड़ी। तीसरा है एस्थेनिक। जो एस्थेनिक होते हैं ये दुबले पतले होते हैं, शक्तिहीन शरीर इनका होता है, संकोची इनका स्वभाव होता है और ये किसी भी प्रकार से अन्य लोगों को प्रभावित नहीं कर पाते, यानी अट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो अपनी अपनी दुनिया में रहते हैं। एस्थेनिक, एथलेटिक जो खिलाड़ी और सिपाही टाइप के होते हैं, और पिकनिक जो होते हैं जो थोड़े क्यूट टाइप होते हैं। सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कौन करेगा इसमें से? मेरे हिसाब से तो जो पहले नंबर के हैं वही सबको अट्रैक्ट ज्यादा करते हैं, सबका ध्यान खींचते हैं। क्या जिनको लंबे चौड़े लोग पसंद हैं वे एथलेटिक में आते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले जो फैक्टर की, वो है व्यवसायिक योग्यता पर प्रभाव। तो बालकों में माता पिता की व्यवसाय योग्यता की कुशलता भी हस्तांतरित होती है, यानी कि बिजनेस माइंड है अगर किसी माँ बाप का तो बच्चा बिजनेस की ओर चलेगा। अगर पढ़ाई लिखाई में मन है, दिमाग है माता पिता का, तो बच्चे का दिमाग भी अपनी ऑटोमेटिकली पढ़ाई लिखाई की ओर चलना शुरू हो जाएगा। और आखिरी जो हमारा वंशानुक्रम को प्रभावित करने वाला कारक है वो है सामाजिक स्थिति पर प्रभाव। जो लोग वंश से अच्छा चरित्र, गुण या सामाजिक स्थिति संबंधी विशेषताओं को लेकर उत्पन्न होते हैं वे ही सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। ठीक है, कौन कौन से गुण होने चाहिए? चरित्र अच्छा होना चाहिए, गुण होना चाहिए अच्छे, सामाजिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, वे ही सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। हमारे जो विंसिप महोदय है उनके अनुसार गुणवान एवं प्रतिष्ठित माता पिता की संतान ही प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। जैसे रिचर्ड एडवर्ड नामक परिवार के रिचर्ड एक प्रतिष्ठित नागरिक थे। इनकी संतानें विधानसभा के सदस्य और महाविद्यालयों के अध्यक्ष आदि प्रतिष्ठित पदों पर आसीन हुए। अतः स्पष्ट है कि सामाजिक स्थिति वंशानुक्रमणीय होती है। चलो इसमें थोड़ा सा एक फैक्चुअल चीज बता दूं मैं आपको। इसमें कहा गया है अगर अच्छे चरित्र, अच्छे गुण और प्रतिष्ठा वाले परिवार है तो उनके बच्चे भी ऐसे ही होते हैं। तो ये कई हद तक 99% ये बात सच है। क्यों है? क्योंकि वे बच्चों को ऐसे संस्कार देते हैं, ऐसी बातें सिखाते हैं जिससे कि समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करें, उनका नाम हो, अच्छा चरित्रवान लोग बने। तो जैसे माँ बाप शिक्षा देते हैं तो इसको वंशानुगत तो हम नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे वंशानुगत फैक्टर्स को दिखाया गया है। ये डिपेंड करता है कि परिवार का माहौल कैसा है। माहौल जैसा होगा बच्चा ऐसा बनता चला जाएगा, वो वैसी प्रतिष्ठा प्राप्त करता चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की जो गवर्नमेंट टीचिंग से रिलेटेड कोर्स की वीडियो आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।